ओके। तो हम फ्रेंड्स जीएस 2018 का क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। अब हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 43 तक देख लिए थे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है आपका क्वेश्चन नंबर, आई थिंक एक सेकंड पेन चूज कर लूँ, 44 कहता है विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, त्यागराज कृति के बारे में पूछ रखा है, अन्नमादाचार्य के बारे में पूछ रखा है। तो हम मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस जो है नहीं पढ़ते, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि हम छोड़ दें। ठीक है, ओके जी, देख लेते हैं। देखो सेकंड स्टेटमेंट इसकी क्या कहती है, त्यागराजा क्रिएटेड सेवरल न्यू रागा। उन्होंने किए होंगे, नए राग क्रिएट किए होंगे। तो किए होंगे यार, सीधी सी बात है। अगर मान लो यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि वो डिवोटी हैं कृष्ण के, मे भी हो सकता है वो कृष्ण के ना हो, किसी और के हों, बट राग तो उसने ऑब्वियस सी बातें करी होंगी। जनरल स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये वाली और ये वाली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखो तीसरी स्टेटमेंट आपकी क्या कह रही है, अन्नमादाचार्य एंड त्यागराजा आर कंटेम्प्रेरी। तो आपने देखा हिस्ट्री में अगर ऐसे दे रखे हैं कि एक राजा दूसरे राजा का कंटेम्प्रेरी है, ये किसी और के कंटेम्प्रेरी आपस में दे रखे हैं, तो वो स्टेटमेंट क्या होती है, जनरली आपकी गलत होती है। ये फैक्ट है। ठीक है, मे भी हो सकता है कि वो आगे पीछे वाले टाइम पीरियड से बिलोंग करते हो। तो स्टेटमेंट नंबर 3 आपकी गलत, स्टेटमेंट नंबर 3 गलत, तो आपका आंसर निकल गया 2 and 4 ओनली। अन्नमादाचार्य कीर्तन आर डिवोटेड सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा। अब इनको याद रख लो, ये इनसे रिलेटेड है। अब यहाँ पे देख लो ये किसके कंटेम्प्रेरी हैं या नहीं है। ये यहाँ पे मोस्ट ऑफ द त्यागराजा कृति आर डिवोशनल सॉन्ग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, दैट मीन्स इन्होंने लॉर्ड कृष्णा के बारे में नहीं बताया है। ठीक है, तो ये आपको एनालाइज करते हुए ये पोर्शन देख लेना है। पर ये है ऐसे स्टेटमेंट में, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस में आप एक स्टेटमेंट पे एलिमिनेट कर पाते हो तो आप अपने आंसर के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हो। और पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि आप अपने आंसर के नज़दीक पहुंच जाओ। जब नज़दीक पहुंच जाओगे 50-50, तब आपको आंसर निकालने के बारे में या अपनी टेक्निक को सही करने के बारे में, अपनी थॉट प्रोसेस को सही करने के बारे में सोचना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ, अब पूछ रहा है देखो क्या, लीगल टेंडर मनी के बारे में आपसे पूछ रहा है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो विधिक मुद्रा। विधिक मुद्रा क्या होती है, बी डी से चलो। द मेटेलिक मनी इन सर्कुलेशन इन ए कंट्री, की जो सर्कुलेशन में चल रहे, जो सिक्के चल रहे, क्या उनको बोला जाता है, बिल्कुल नहीं। द बैंक मनी इन एक्सचेंज ऑफ चेक ड्राफ्ट, और इसको बोला जाता है, बिल्कुल नहीं। कहाँ पे, लीगल। यहाँ पे जो वर्ड आपको फोकस करना है ना, अगर आपको बिल्कुल पता ही नहीं है इसके बारे में, वैसे तो ये पता होना चाहिए क्योंकि हम पढ़ते हैं इकोनॉमी में, पर नहीं पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो वर्ड फोकस वाला आता है वो वर्ड आता है आपका लीगल। लीगल, यहाँ पे भी लीगल जैसी कोई टर्म यूज नहीं हो रही, इसमें भी लीगल जैसी कोई टर्म यूज नहीं हो रही। अब देखो, द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन, क्या है, कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट हिज क्लेम। अंडर कंपल्शन है, जरूरी है कि वो मनी जो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी अगर आप क्लेम सेटल कर रहे हो। इसका मतलब ये ऑब्लिगेशन है आपकी, ऑब्लिगेशन लग रही है। ऑब्लिगेशन लगेगी कैसे, किसी न किसी रूल के तहत लगी होगी, किसी लीगल सिस्टम के तहत लगी होगी। दैट मीन्स दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, द मनी विच इज टेंडर्ड इन कोर्ट्स ऑफ लॉ टू डिफ्रे द फीस ऑफ लीगल केसेस। ऐसा भी नहीं है, लीगल केसेस में फीस, यहाँ पे भी कोई लीगल टेंडर मनी की बात नहीं हो रही ना कि उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपनी सेटलमेंट के लिए उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए अगर आपको नहीं भी पता होता है तो आपको क्वेश्चन में देखना होता है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन किस पर्टिकुलर टर्म का यूज कर रहा है। वहां पे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी लीगल टेंडर। विधिक, विधिक वर्ड इंपॉर्टेंट है, मुद्रा वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको वर्ड्स को भी फाइंड आउट करना आना चाहिए कि कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। 47 है, इफ ए कमोडिटी इज प्रोवाइडेड, अगर फ्री प्रोवाइड कर देते हैं पब्लिक को तो बाय द गवर्नमेंट, देन क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर्ड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर टू द प्रोडक्ट ऑफ द टैक्स पेइंग पब्लिक, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट। अब इसका क्या मतलब है, देखो इसमें क्या है, आपको ऐसे क्वेश्चंस में पहली बात तो आपको पता होना चाहिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है। अगर नहीं पता है, अभी जाके फाइंड आउट करना है उसको कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो उसने सीधा सा पूछ लिया, ऐसा हो जाता है। बट आपके अगले आने वाले सालों में यूपीएससी आपसे ये भी पूछ सकता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आखिरकार मतलब होता है तो क्या मतलब होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे कैसे इस क्वेश्चन को निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन के ऑप्शंस फ्रेम करने का तरीका देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो होगी या इग्नोर हो जाएगी। ठीक है,
ओके जी, ये दोनों ही चीज़ें क्या है, ये दोनों ही ऑप्शन क्या है आपके एक जैसे हैं, बट दोनों ही ऑप्शन क्या है, एक्सेस होंगे कि या तो बिल्कुल जीरो हो जाएगी या बिल्कुल इग्नोर हो जाएगी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये होता है अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं और आप किसी एक ऑप्शन को उसमें से चुनते हो तो कितनी कॉस्ट लगेगी दूसरे ऑप्शन को छोड़ने में, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। यानी कि आप दूसरे ऑप्शन से कितना ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं, आपने उस ऑप्शन को छोड़ दिया है ऑप्शन नंबर ए चुनने के लिए, तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकती, इग्नोर भी नहीं हो सकती। और ये दोनों ऑप्शन भी सेम है, जिसमें ये बोला गया है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में सिर्फ आपकी ट्रांसफर हो जाती है इधर से उधर, दोनों में वर्ड आ रहा है ट्रांसफर ट्रांसफर। इसका मतलब क्या है, आंसर इन दोनों में से ही एक होगा आपका। ठीक है, ओके जी, क्या कहता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर फ्रॉम द कंज्यूमर टू ऑफ द प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट। अब ये कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंज्यूमर से हटा के गवर्नमेंट पे ट्रांसफर हो जाती है। गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लेके आती है, कहीं से नहीं। गवर्नमेंट तो टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट पे कहाँ से जाएगी ट्रांसफर, गवर्नमेंट पे तो नहीं होगी। किस पर ट्रांसफर हो जाएगी, टैक्स पेइंग पब्लिक पे ट्रांसफर हो जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट अगर आपको एक चीज़ फ्री में दे रही है तो किसी से पैसा निकालेगी ना गवर्नमेंट। तो किससे निकालेगी, हमसे निकालेगी, उनसे निकालेगी जो टैक्स पे कर रहे हैं एक्चुअली में। क्वेश्चन नंबर है 45, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ। का मेन फीचर क्या है, तो क्या है आपका रूल ऑफ लॉ का मेन फीचर। पहला बोल रहा है लिमिटेशन ऑफ पावर। अगर आपको पता हो रूल ऑफ लॉ, दैट मीन्स आपके आर्टिकल नंबर 14 की ये बात कर रहे हैं। रूल ऑफ लॉ कहाँ का कंसेप्ट है, आपका ब्रिटिश का कंसेप्ट है, जिसके करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स अगर आपने पढ़ा हो तो ये। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ में क्या होता है, ओके जी देख लेते हैं। नहीं पता अगर आपने नहीं पढ़ा फिर भी कैसे क्वेश्चन को करना है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसमें ऐसे में सारे ऑल ऑफ द अबव तो आपके आंसर होंगे ही नहीं। दरवाजा बंद कर देना बेटा, ठीक है। सारे तो आपके आंसर होंगे ही नहीं। इसमें बोल रहा है सी में पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, लोगों की जनता के प्रति लोगों की सरकार के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या ऐसा है, क्या लोग सरकार के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल नहीं। रूल ऑफ लॉ, रूल से शासन चलेगा, तो क्या लोग रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट के प्रति, किसी भी तरीके से नहीं। क्या गवर्नमेंट लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल है। दैट मीन्स यहाँ पे गलत बोल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पीपल्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टुवार्ड द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये गया 3 हटा दो, 3 गया 3 गया, बचे ये 2 ऑप्शन। इसका मतलब है 2 और 4 तो होगा, यानी लिबर्टी एंड सिविल राइट और इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, ये दोनों ही कहेंगे रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। अब बचता है लिमिटेशन ऑफ पावर। रूल अगर किसी चीज़ पे देखो नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ आपको वर्ड्स की मीनिंग निकालने आने चाहिए। रूल ऑफ लॉ, लॉ इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ें चल रही हैं वो रूल्स के तहत चल रही हैं। अगर किसी पे कोई रूल लगाया जाता है तो रूल लगाने का सीधा सा मतलब है कि आप पे कोई लिमिटेशन लगाई जाती है। रूल लगाने का ये मतलब नहीं है कि आपको पूरी की पूरी फ्रीडम दी जाएगी। दैट मीन्स लिमिटेशन ऑफ पावर होती है, तो बिल्कुल होती है। इसका मतलब है आंसर नंबर सी 1, 2 एंड 4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 48, 48 क्या कहता है, अगर इंक्रीज हो रहा है आपका एब्सोल्यूट और पर कैपिटा रियल जीएनपी में डू नॉट कॉनोट ए हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आपकी जीएनपी में भी इंक्रीज हो रहा है तब भी ये ज़रूरी नहीं कि आपकी इकोनॉमी डेवलपमेंट मतलब हायर इकोनॉमी डेवलपमेंट हो जाए। क्यों, ऐसा कब होएगा, तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है, यहाँ से आपको पता चलता है कि जीएनपी रियल जीएनपी एब्सोल्यूट जीएनपी होती क्या है, जीडीपी जीएनपी में डिफरेंस क्या होता है, यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होता है, जीएनपी निकलती कैसे है, जिसको हम जीडीपी प्लस में जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड होती है वो भी होती है, या जीएनपी का एक फार्मूला वो भी होता है जिसमें हम कंजप्शन वाला लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, गवर्नमेंट लगाते हैं, और फिर जो हमारा एक्सपोर्ट वाली चीज़ें आ जाती हैं, नेट एक्सपोर्ट, और जो हमारी नेट जो इनकम आती है जो हम बाहर से कमाते हैं वो भी आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। ये अगर आपको फॉर्मूलेज याद होंगे तो ये क्वेश्चंस निकालने बहुत ईजी हो जाते हैं। देखो ठीक है जी, जीएनपी पे क्या मतलब अगर जीएनपी आपकी बढ़ भी रही है तो भी आपकी इकोनॉमी डेवलपमेंट हायर नहीं जा रही, इसका क्या रीज़न होगा। ए कहता है इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल टू कीप द पेस विद द एग्रीकल्चरल आउटपुट, और बी कहता है एग्रीकल्चरल आउटपुट फेल टू कीप द पेस विद द इंडस्ट्रियल आउटपुट। दोनों ही ऑप्शन गलत है आपकी, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं होता इंडस्ट्रियल आउटपुट का कि वो पेस नहीं बना पा रहा एग्रीकल्चरल आउटपुट से। दोनों सेक्टर में से किसी भी सेक्टर की ग्रोथ ज़्यादा और कम हो सकती है, तो इसमें आपको पेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आप कहीं नहीं पढ़ते पूरी इकोनॉमी में, ये गलत हो जाते हैं। डी कहता है इंपोर्ट फास्टर देन एक्सपोर्ट, अगर आपका इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है आपके एक्सपोर्ट से, पर ऐसा नहीं है, वो
फिर आपकी करेंसी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो ऐसा होता है कि आपकी जो करेंसी की वैल्यू के हिसाब से आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा पैसे के जा रहे हैं, तो भले ही इम्पोर्ट आपका कितना भी हो जाए या इम्पोर्ट फास्टर हो जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सी कहता है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। अगर आपकी पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी पॉवर्टी गरीबी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास बढ़ रही है, तो बेशक से कितनी भी आपकी जीएनपी जीडीपी दिखती रहे, उसका कोई मतलब नहीं बनता, उससे ग्रोथ नहीं दिखती। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। 49 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 49 कहता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। किसके बारे में बात कर रहा है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कंसेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ ए प्रोसेस विच इनेबल्स। ठीक है जी, आपको नहीं पता इस क्वेश्चन को, पर कैसे करना होता है आपको सीधा सिर्फ अप्रोच समझनी होती है। वो अप्रोच आप तभी समझ पाओगे जब आपने पीवाईक्यूज को सॉल्व किया होगा। ओके, इस क्वेश्चन को देख के ही आपके पास सीधी सी समझ में आ रही है कि 3 और 4 ऑप्शन कह रहा है। एक कह रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ, एक कह रहा है इनटेंजिबल वेल्थ। दैट मीन्स दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं आएंगे। अगर यूपीएससी ने टेंजिबल इंटेंजिबल की बात कर रहा है तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए टेंजिबल वेल्थ होती क्या है, इनटेंजिबल वेल्थ होती क्या है। एक दृश्य की बात कर रहा है जिसे आप छू सकते हो, एक अदृश्य की बात कर रहा है जिसे छू नहीं सकते। दोनों एक साथ कैसे आ जाएंगे? इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया, यहीं पर एलिमिनेट हो गया। ठीक है, एलिमिनेट हो गया। तो आपको पता चला ऑप्शन नंबर 2 तीनों में है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 तो सही है। 2 क्या कह रहा है? इंक्रीज करो, नॉलेज बढ़ाओ, स्किल बढ़ाओ, कैपेसिटी बढ़ाओ लोगों की। ठीक है, इसका मतलब ह्यूमन कैपिटल में क्या करना पड़ता है? आप लोगों की अंदर की उनकी खुद की स्किल्स को जनरेट करने की, डेवलप करने की बात करते हो। अगर स्किल को डेवलप करोगे, क्या स्किल्स लोगों की दिख सकती है, छू सकते हो? नहीं छू सकते। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 के साथ ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। इंटेंजिबल वेल्थ की आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब 2 के साथ 4 कहाँ जाएगा? सी में। दैट मीन्स सी इज योर करेक्ट आंसर। ए गलत इसलिए हो गया, इंडिविजुअल ऑफ ए कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल करे तो उससे ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म होगी? यानी आप जो अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब करे उसके लिए बेहतर कैसे बना सकते हो? तभी तो स्किल इंडिया मिशन चल रहा है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 52। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन द 19th सेंचुरी में आपसे रूल क्या पूछ रहा है कि क्या आपका इकोनॉमिकली क्या रिजल्ट आया? क्या पूछा उसने? इकोनॉमिकली रिजल्ट क्या आया? तो यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान देने वाली है। 2 पॉइंट इकोनॉमिकली, दूसरा 19th सेंचुरी, दैट मीन्स वो 1800 से 1900 के बीच में बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, क्या हुआ? इंक्रीज हुआ एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट का। क्या ब्रिटिश रूल में कभी भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट हुआ है? नहीं। उन्होंने इसके एक्सपोर्ट को कम करने की कोशिश की है, बाहर से चीज़ें मंगाने की कोशिश की है, डंपिंग कंट्री के रूप में यूज़ किया गया। दैट मीन्स ये गलत है। ग्रोथ इन नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज, इंडियन ओन फैक्ट्रीज की ग्रोथ बढ़ी है? नहीं बढ़ी। तभी तो आपने 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन किया था उस टाइम पे हमने इंडिया की चीज़ें और इंडियंस की फैक्ट्रीज और इंडिया की एजुकेशन, हमारी नेशनल चीज़ों को बढ़ाने की बात की थी। दैट मीन्स ये भी गलत हो गया। कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हुआ था, बिल्कुल नील की खेती होनी शुरू हो गई थी, तभी तो विद्रोह हुए थे। दैट मीन्स ये ऑप्शन ठीक है। अब यहाँ पे है रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन में, रैपिडली इंक्रीज हुआ। अगर ये आता है रैपिड वैपिड, तो इस तरीके के जो आंसर होते हैं, ऑप्शन होते हैं, वो गलत होते हैं। ठीक है, यानी कि हम देख रहे हैं कि जो हमने आज क्वेश्चन किए वो आपकी जनरल सेंस से चीज़ें हो रही है, उसके लिए ऐसा भी नहीं कि आपको पर्टिकुलर मास्टर बनना पड़ता है। If the President of India exercise his power as under the Article 356 of the Constitution in respect to a particular state, then क्या होता है? ये क्वेश्चन क्या था कि आपका 2017 में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, उसके बाद तुरंत ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, क्योंकि 2017 में यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन में कुछ ऐसे दिया था कि अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है अंडर आर्टिकल 356 तो क्या नेसेसरी कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे, और वो बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ। तो शायद इसलिए यूपीएससी ने बेहतर समझ करने के लिए 2018 में यही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया था। तो 356 आपको पता होना चाहिए 356 क्या कहते हैं। अब यहाँ पे जो पता होने जो चीज़ ध्यान देने वाली बात है, 356 को हम बेसिकली प्रेसिडेंशियल रूल बोल देते हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल रूल जैसा कोई भी वर्ड आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। 356 के लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन जो बेयर एक्ट है उसमें मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी इन योर स्टेट्स, ये आपका आता है। ठीक है, तो यानी 356 में अगर हम बात करें तो अब देखो क्या कह रहा है। डी कह रहा है द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ रिलेटेड टू द स्टेट, प्रेसिडेंट स्टेट से रिलेटेड रूल लॉ बना सकता है। ठीक है, बना सकता होगा, लेकिन वो तो 352 में भी बना सकता है। ठीक है,
19 सस्पेंड हो जाता है, तो 19 तो तब सस्पेंड होता है जब आपका इमरजेंसी लगती है, 352 की इमरजेंसी लगती है, ये गलत हो गया। बी कहता है द पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइज बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, ये हो जाता है क्योंकि जब 356 लगता है, जो तुम्हारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है टू दैट पर्टिकुलर स्टेट, वो आपकी एक किस्म से अबॉलिश कर दी जाती है, और जो तुम्हारी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेचर असेंबली होती है, उसे भी तुम्हारा एक किस्म से वो भी डिसोल्व की जाती है आफ्टर रेटिफिकेशन बाय द पार्लियामेंट। तो यानी सारी की सारी जो अथॉरिटी होती है वो किसके अंडर आ जाती है, पार्लियामेंट के अंदर आ जाती है। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब आता है ए। अब यहाँ पे देखो, इसमें लिखा है असेंबली ऑफ स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसोल्व हो जाती है, तो ये तो होता है 356 जब लगती है तो दोनों चीज़ होती है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री खत्म हो गई आपकी, तो लेजिस्लेचर भी खत्म होगी, लेजिस्लेचर भी डिसोल्व होगी, लेकिन ये प्रोविज़न है। और दूसरा आपके सुप्रीम कोर्ट का भी ये ऑर्डर है कि आप लेजिस्लेटिव असेंबली को तब तक नहीं कर सकते ख़त्म जब तक कि आपका क्या नहीं आ जाता, जब तक कि पार्लियामेंट 356 को लगाने को रेटिफाई नहीं कर देती। और अगर प्रेसिडेंट रूल लगा रहा है तो उसके 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट को क्या करना पड़ता है, रेटिफाई करना पड़ता है। और पार्लियामेंट जब रेटिफिकेशन कर देती है 356 का, तभी आपकी असेंबली डिसोल्व होगी। तो यहाँ से आपको जो चीज़ें समझ में आती हैं, कल भी हमने ये चीज़ देखी थी कि जो ऑटोमेटिकली वाले वर्ड आ रहे हैं कि अगर आप IAA की सदस्यता धारण कर लेते हो तो इंडिया ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाता है, NSC की कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली NPT का मेंबर बन जाता है, वो गलत होते हैं। दैट मीन्स अगर ये वर्ड हो रहा है ना कि अगर आप कोई प्रोसेस कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ अपने आप हो जाएगी, तो 99.9% क्या होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स आपकी गलत होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ भी नोट करने वाली बात है। अब पता होना चाहिए, अब आपको तीनों तरीके की इमरजेंसी पता होना चाहिए। पता होना चाहिए प्रेसिडेंट का क्या है, 352 लगती है तो क्या होता है, पार्लियामेंट का क्या चीज़ होती है, क्योंकि 352 जब लगती है तब लेजिस्लेटिव असेंबली खत्म नहीं होती, वहाँ पे पैरेलली काम करती हैं चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी होने के बावजूद भी कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द आउटपुट, कि हाई सेविंग इकोनॉमी होने के बावजूद भी जो आपकी कैपिटल फॉर्मेशन है उसमें हाई आउटपुट नहीं निकल रहा, इसका रीज़न क्या हो सकता है। तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए, सबसे पहले कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, कौन सी चीज़ें आती हैं आपकी। दूसरा क्यों होगा, देखो पहला कहता है वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वीक होने से आउटपुट का क्या लेना देना है। इलिटरेसी, इसका क्या मतलब है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलिटरेट है लेकिन बहुत पैसा कमाते हैं, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। ये कह रहा है हाई आउटपुट रेशियो कैपिटल आउटपुट रेशियो, इसका क्या मतलब है, ये आपका आंसर है। पर इसका मतलब क्या है, सेविंग है आपके पास लेकिन फिर भी आपका आउटपुट ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब ये है कि जब आप 1 यूनिट आउटपुट निकाल रहे हो तो आपकी कैपिटल ज़्यादा लग रही है। ठीक है, यानी अगर आपको एक पैकेट चिप्स का बनाने के लिए कल 50 पैसे लगे थे, आज 1 रुपया लग रहा है, तो भले ही आपकी सेविंग कितनी भी कर लो आप, क्योंकि आपकी कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है, कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी तो आउटपुट कैसे, आपका कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कैसे नहीं आपकी होएगी, कैसे आपका आउटपुट अच्छा निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। 51 क्या कहता है कि आफ्टर द संथाल अपराइजिंग सबसाइडेड व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। कि देखो सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं, संथाल अपराइजिंग की, कि संथाल अपराइजिंग को जब सबसाइड कर दिया गया था, यानी कि जब दबा दिया गया था एक किस्म से, जब वो खत्म हुआ था, उसका शांत हो गया, तो तब क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, आप एक बात बताओ, अगर कोई भी अपराइजिंग हो रहा है जैसे फॉर्मल प्रोटेस्ट हो रही थी वो शांत हो रही है, इसका मतलब कि सरकार उनके फेवर में कोई ना कोई निर्णय ले रही है। यहाँ से यही चीज़ समझने वाली बात है, तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आता है। दूसरा क्या है, ये ट्राइबल कम्युनिटी है, ये तो पता चल गया। दूसरा क्या था कि संथालों का क्या था कि बाहर से जो लोग आ रहे थे बेसिकली वो उनसे ज़्यादा आपके परेशान थे। ठीक है, यही चीज़ थी। ठीक है जी, पहला कह रहा है द टेरिटरीज कार्ड संथाला परगना वर क्रिएटेड, तो उनके लिए टेरिटरी बना दी होगी, जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है, बना दी गई होगी, क्योंकि उस टाइम पे कोई नहीं पढ़ के जाता कि क्या है क्या नहीं है, बट ये आपकी स्पेक्ट्रम से डायरेक्ट है, बट फिर भी। बी कहता है इट बिकेम इलीगल फॉर संथाला टू ट्रांसफर लैंड टू द नॉन संथाल, इलीगल बना दिया कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि भाई उनकी वो ट्राइबल कम्युनिटी थी, उनकी दिक्कत ये थी कि बाहर से आने वाले लोग बेसिकली उन पर अधिकार कर रहे थे। दैट मीन्स आपकी बोथ स्टेटमेंट, यानी कि इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके इस वाले क्वेश्चन पेपर में, जो आपकी जनरल सेंस से यूज हो जाते हैं, सोल्व हो जाते हैं अगर आपने पहले PYQs किए होंगे। क्वेश्चन नंबर है 54 कि बता रखा है कि कौन सी क्राफ्ट है और कौन सा हेरिटेज है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहा होगा उस टाइम पे,
मतलब नहीं आता तो मेरे हिसाब से मेरे लिए ये है कि इस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। या दूसरा ये है कि ये बेसिकली क्वेश्चन किसे है, आपकी क्राफ्ट से रिलेटेड है, हिस्ट्री का क्वेश्चन। अगर मेरे को चूज़ करना होगा मैं ऑप्शन नंबर ए और सी में से ही चूज़ करूँगी इसको, ठीक है, 50-50। ओके जी, अब पता होना चाहिए क्योंकि अब आ चुके हैं ये क्वेश्चन। ओके, ये आई थिंक 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी को किस में यूज़ कर सकते हो? मोबाइल फोन ऑपरेशन में, बैंकिंग में, कंट्रोल करने में, तो कर सकते हैं, तीनों में कर सकते हैं, तो डी इज योर करेक्ट आंसर। 58 में कह रहा है वानाक्राई, पेटिया और एटर्नल व्यू। अब वानाक्राई तो उस टाइम पे सबको पता होगा, पर इनको ध्यान दे लो कि क्या पता किसी ऑप्शन में यूज़ हो जाएंगे। पेटिया, एटर्नल व्यू, इनको ध्यान दे लो। तो ये क्या है आपकी क्रिप्टो करेंसी है? बिल्कुल नहीं है, साइबर अटैक है, ठीक है। ओके जी, 56 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है आपसे, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। पहली बात तो इकोनॉमी से है, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होने के उसके आपके चांसेस जो हैं कम हो जाते हैं। ओके जी, सी से चलो, ट्रेजरी बिल्स ऑफर आर इशू एट अ डिस्काउंट रेट फ्रॉम द पार वैल्यू। डिस्काउंट रेट पे होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, तो सी स्टेटमेंट इज योर करेक्ट। सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी तो ये आंसर आपका निकल के आएगा, या तो बी या सी। ये नहीं होता मान के चलना, ठीक है। बी कहता द ट्रेजरी बिल आर इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देयर इज नो ट्रेजरी बिल इशू बाय द स्टेट गवर्नमेंट। क्यों? जब दोनों गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? क्या उनको पैसा उठाने की जरूरत नहीं पड़ती? दैट मीन्स बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। बी इनकरेक्ट होते ही आपका आंसर अपने आप ही निकल गया, क्या? बी ऑप्शन इज योर आंसर। पहला कह रहा है आरबीआई मैनेज करता है सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी में, बट स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देता, ऐसा नहीं है, वो दोनों को देता है। दैट मीन्स ये भी आपका गलत हो जाता है, सिर्फ आपका बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाता है। अब आपको पढ़ लेना ट्रेजरी बिल्स होते क्या हैं, ठीक है। उसके बाद ये पार वैल्यू क्या होती है, डिस्काउंट क्या होती है, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ लेता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और उसमें पूछ रखा करेक्ट स्टेटमेंट। मोस्टली है, इसमें भी आपको मान के चलना है डी ऑप्शन इज योर इनकरेक्ट, बट फिर भी वेल लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाई द अर्ली एटमोस्फेयर ऑफ द अर्थ। जब ओरिजिनेट होगी कोई भी चीज़, आप पैदा हो रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है अपने आसपास के एनवायरनमेंट में आप कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो उसको अपने तरीके से। इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है, खुद से चीज़ें लगा के चलनी है। आपके होने से ऑब्वियस सी बात है आपके एनवायरनमेंट में, आपके घर में, परिवार में कहीं ना कोई मॉडिफिकेशन होता है। ओके जी, ये खत्म हो गया अपने आप। When the earth was created more than 4000 million year ago, there was 54% oxygen and no carbon dioxide। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो कैसे प्लांट कैसे आपका अपना खाना बना लेते? नो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब क्या है, गलत हो गया। बी ऑप्शन इज योर इनकरेक्ट, आपका आंसर निकल गया 1 and 3। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है रिवर्स एवरी फ्यू हंड्रेड ईयर्स, थाउजेंड। उन्होंने बता दिया कि कुछ हज़ार सालों लाखों सालों पहले ऐसा हुआ होगा, लेकिन उन्होंने टाइम पीरियड बिल्कुल फिक्स नहीं किया। कुछ ऐसा रिवर्स करते, और इसी से पता चलता है जब मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होता है तभी पता चलता है कि जो आपकी जो कितनी पुरानी जो माउंटेन्स है कि उनकी एज कैसी है, वो आपका फाइंड आउट होता है इस चीज़ से, ठीक है। इसका मतलब 1 and 3 ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है विद रेफरेंस टू सर्कमस्टांसेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर द कंसेप्ट है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। संरक्षित कृषि के बारे में बात कर रहा है और कह रहा है उसको सिग्निफिकेंस दी जा रही है आज के टाइम पे, क्यों दी जा रही है? तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में क्या होगा, इसका मतलब आपको क्या है, अगर किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस दी जा रही है दैट मीन्स वो चीज़ फायदे की होगी, तभी उसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ठीक है। ओके जी, अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। यहाँ क्या है, अवॉइड, अडोप्ट, अवॉइड, यूजिंग, अडोप्ट, यानी अडोप्ट और अवॉइड। अवॉइड का मतलब क्या होता है, ये हमने सीसेट के क्वेश्चन करते हुए देखा था कि अगर हम कह रहे हैं किसी चीज़ को कि किसी चीज़ को अवॉइड कर दो, यानी पूरी तरीके से तुम बता रहे हो कि तुम ऐसा करो ही मत, ऐसा इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल टास्क है। पहला कह रहा है अवॉइडिंग ऑफ मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस को अवॉइड कर दो, नहीं कर सकते आप, दैट मीन्स ये भी गया, ये भी गया, अब बचा गया 2, यानी 2 इज योर करेक्ट, 4 भी करेक्ट है, 5 भी करेक्ट है, यहाँ से यही आंसर निकल के आ गया आपका। 2 कह रहा है अडोप्ट करना है, ठीक है जी। 4 कह रहा है यूज़ करना है क्रॉप रेसिड्यू का, ये भी ठीक है जी। 5 कह रहा है अडोप्ट करना है, ये भी ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। तीसरा कह रहा है अवॉइड करना, फिर से कह रहा है ये अवॉइड करना है कि आप प्लांटेशन क्रॉप उगाओ ही मत, ये अवॉइड कर दो, ये संरक्षित कृषि नहीं है। संरक्षित कृषि का मतलब है जो भी तुम कर रहे हो वो नेचर के साथ चीज़ें करते चलो, ठीक है। तो अवॉइडेशन वहाँ पे कुछ भी नहीं आएगी, अडोप्टेशन आएगी, ऐसी चीज़ों को यूज़ कर रहे हो जैसे मिनिमम टिलेज आप यूज़ कर रहे हो, क्रॉप रेसिड्यू का इस्तेमाल वहीं पे कर रहे हो, स्पेशल और टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंस, क्रॉप रोटेशन आप अपना रहे हो, तो ये कर सकते हो आप, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। दैट मीन्स सी ऑप्शन 2, 4 and 5 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है।
तो आज के लेक्चर में हम इतना देख लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।